नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑन माइंड पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 6 विषय विज्ञान साइंस का अध्याय 12 जिसका नाम है विद्युत तथा परिपथ। तो इस वीडियो में इस चैप्टर के किन किन टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले उसे देख लेते। तो विषय यानी कि टॉपिक्स, तो सबसे पहला टॉपिक्स हमारा रहेगा परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। और यहाँ सबसे पहले हम लोग विद्युत और ये जो परिपथ हैं इनके बारे में जानेंगे। और फिर धीरे धीरे हम लोग एक एक करके जो है वो एक सिलसिलेवार तरीके से जो है एक एक टॉपिक्स को, ये जो विद्युत तथा परिपथ हैं इनसे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां जो है आपके इस NCERT के इस चैप्टर में जो है वो बताई गई है। तो उसे हम लोग एक एक करके देखेंगे, जिसमें हमारा दूसरा रहेगा विद्युत सेल यानी कि इलेक्ट्रिक बैटरी। फिर तीसरा हमारा रहेगा विद्युत परिपथ, और चौथा विद्युत बल्ब के बारे में जानेंगे, और पांचवा हमारा रहेगा विद्युत स्विच, और फिर छठा और आखिरी टॉपिक्स जो हमारा रहेगा वो रहेगा विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक। तो ये सभी जो हैं विद्युत से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और विद्युत से जुड़ी हुई जो बेसिक जानकारी है वो आपके इस चैप्टर में बताई गई है। और आप शायद इन सभी बातों को, इन सभी विद्युत से रिलेटेड सभी चीज़ों को आप यदि यहाँ पढ़ लेते हैं तो आगे आपको शायद जो है वो ज़्यादा दिक्कतें जो है वो नहीं आएंगी, क्योंकि यहाँ बेसिक जानकारियाँ जो है वो दी गई है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट ही हो जाता है आपका जो है कि ये चैप्टर। तो आप एक एक करके अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक्स जो हमारा है इसमें परिचय है। तो सबसे पहले परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। और जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि इस चैप्टर का नाम है विद्युत तथा परिपथ। तो सबसे पहले ये जो विद्युत शब्द है इसे हम लोग समझते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले हमको समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसी से रिलेटेड जो है जितनी भी बातें हम लोग आगे पढ़ेंगे वो होंगी। तो सबसे पहले विद्युत को समझना ज़रूरी हो जाता है। तो बेसिक जो जानकारी है विद्युत के बारे में यहाँ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, यानी कि आवेश की मौजूदगी या बहाव विद्युत कहलाता है। अब इस सिर्फ हम लोग विद्युत शब्द को समझ लेते हैं कि आखिर विद्युत किसे कह सकते हैं। यानी कि आवेश एक तरह से कह सकते हैं कि चार्ज की मौजूदगी या बहाव विद्युत कहलाता है। यानी कि जैसे कि आप लोग सपोज करें कि जैसे आपने अपने घरों में मोबाइल तो चार्ज में लगाया ही होगा, और इस मोबाइल के चार्ज लगाने से ही इस विद्युत शब्द को जो है वो आसानी से समझा जा सकता है कि जैसे आपने जो आपका बोर्ड होगा वहाँ आपने चार्जर का प्लग लगाया, और फिर वहाँ से आपने जो उसका एक तरह से कह सकते हैं पिन होगा उसको आपने अपने फ़ोन में लगाया, और फिर यहाँ से जो है एक तरह से कह सकते हैं कि आवेश निकलता है, यानी कि एक तरह से चार्ज निकलता है। और इस आवेश के माध्यम से ही हमारा एक तरह से मोबाइल जो है वो चार्ज होता है। और इसी आवेश की ये जो मौजूदगी यहाँ इन तारों में हम लोग देखते हैं, इसी को हम लोग विद्युत कहते हैं। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि बिजली भी इसे जो है कि एक साधारण शब्दों में जो है वो कहा सकता है। यानी कि यदि आप इस प्लग को यहाँ से खोल दें, यानी कि इसमें कोई आवेश कोई चार्ज नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो है कि विद्युत नहीं है। और जैसे ही हमने यहाँ बोर्ड में इसे लगाया और इसमें जो है कि आवेश जो है वो बहना शुरू हुआ, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें विद्युत है। तो इसी को यहाँ जो है कि विद्युत को समझा जा सकता है। अब एक और शब्द आता है विद्युत धारा। मैंने आप लोगों को विद्युत के बारे में बताया। अब ये जो विद्युत धारा है ये पूरे शब्द को समझते हैं कि यहाँ देखिए बहाव भी कहा जा रहा है कि बहाव जो है वो विद्युत कहलाता है। यानी कि इसी तरीके से यहाँ जो आप ये बहाव देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जैसे जो है कि आवेश निकलेगा, चार्ज निकलेगा, तो वो एक तरह से बहते हुए यहाँ आएगी। और एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे आप किसी चीज़ को भी आप जैसे कि पानी यदि नदी में बहती हुई आपको दिखाई दे रही है, तो आप लोग ये नहीं कहते होंगे कि नदी का पानी, आप लोग कहते होंगे कि नदी की धारा, क्योंकि वो बहती हुई आपको नज़र आ रही है। तो उसी तरीके से जैसे कि यहाँ आवेश यानी कि चार्ज जो है एक तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक तरह से कह सकते हैं कि बहते हुए आ रहा है, यानी कि चलते हुए आ रहा है। तो इसे हम लोग विद्युत धारा भी कह सकते हैं। यानी कि विद्युत, देखिए यहाँ एक तरह से देखा जाए तो ये विद्युत और विद्युत धारा दोनों एक ही हो जाता है। आवेश की मौजूदगी हम लोग विद्युत कहेंगे, और यही आवेश जो है कि वो एक तरह से बहता है, यानी कि इसमें बहाव होता है और ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग विद्युत, पूरी प्रक्रिया को कुछ और कहते हैं, बट यहाँ जो है ये जो चार्ज का बहाव है इसे हम लोग विद्युत धारा जो है वो कह सकते हैं। तो शायद आप ये विद्युत और ये विद्युत धारा ये क्या होते हैं ये आप समझ पा रहे हैं।
अब जैसे कि मान लेते हैं कि दूसरा जो यहाँ हमारा शब्द है परिपथ, परिपथ का आप अब भी जो है कि वो सिंपल वे में समझिए कि एक तरह से कह सकते हैं कि रास्ता। परिपथ का क्या मतलब होता है? रास्ता। तो किसका रास्ता? तो यही आवेश यानी कि ये बिजली का जो रास्ता है उसे हम लोग परिपथ कहते हैं, कि जैसे यहाँ से यहाँ तक ये बहते हुए आ रहा है तो इसे हम लोग परिपथ कह सकते हैं। आप अभी सिंपल में ये समझिए, आगे जाके हम लोग इसे पूरे विस्तार से जो है इस परिपथ को समझने वाले, क्योंकि ये एक हमारा एक टॉपिक ही बनता है विद्युत परिपथ, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया भी है, यानी कि टॉपिक में बताया भी है। अब आप लोगों के मन में ये ख्याल आना चाहिए कि आखिर ये विद्युत जो है यानी कि आवेश जो है वो कहाँ से आती है हमारे घरों तक। जैसे कि आप घरों में तो ये मोबाइल चार्ज कर लेते हैं, लेकिन आखिर ये आती कहाँ से है? तो ये बिजली घर से आती है। तो आपको एक सिंपल में ये ध्यान में रखना, और ये आप लोग जानते भी होंगे, मुझे बताने की उतनी ज़रूरत है नहीं। तो विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि विद्युत जो है यानी कि बिजली जो है हमें कहाँ से मिलती है? तो वो बिजली घर से मिलती है। अब अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है विद्युत सेल, यानी कि एक तरह से इलेक्ट्रिक बैटरी कह सकते हैं। सेल का मतलब होता है बैटरी, तो आप ये सेल ये मत समझिएगा कि ये सेल क्या होते हैं। तो विद्युत सेल में रासायनिक पदार्थ संचित रहते हैं। इन्हीं रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। आपने बैटरी तो देखा ही होगा, अलग अलग प्रकार की बैटरी जो है वो होती है, और उससे अलग अलग तरीके से विद्युत जो है वो प्राप्त किया जाता है, और उस विद्युत की सहायता से हम लोग अलग अलग चीज़ों में उसका जो है इस्तेमाल भी घरों में करते होंगे, ये आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ हम लोगों को ये जानना है कि आखिर वो जो आवेश बैटरी से हमें मिलता है उसमें ऐसा क्या चीज़ हो, ऐसा क्या कौन सा पदार्थ होता है जिससे वह हमें आवेश देता है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं विद्युत देता है। तो उसमें रासायनिक पदार्थ जो है वो संचित होता है। जैसे कि आप ये बैटरी देख सकते हैं, इसमें कौन सा पदार्थ होता है? तो रासायनिक पदार्थ होता है, और उसी रासायनिक पदार्थों से हमें जो है ये विद्युत देता है, और उस विद्युत से हम लोग अलग अलग तरह से उसका उपयोग जो है वो करते हैं। अर्थात देखा जाए तो विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, यानी कि इसके अंदर जो विद्युत ऊर्जा होती है उसी ऊर्जा को ये एक तरह से क्या कर देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, और उसी विद्युत ऊर्जा से हम लोग जो है कि मोबाइल फ़ोन चार्ज करने में, बल्ब जलाने में और अलग अलग तरीके से उसका जो है उपयोग करते हैं। वो आप लोग घरों में देखते भी होंगे, क्योंकि देखिए ये आपका फिजिक्स विषय है, और इसमें एक तरह से प्रैक्टिकली आप जो अपने दैनिक जीवन में सारी चीज़ों को देखते हैं उसी के बारे में देखा जाए तो इस सब्जेक्ट में जो है वो पढ़ा जाता है। और आप यदि इसे रिलेट करके पढ़ें तो ये आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा ये विषय, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो यहाँ आपको एक बातें ये ध्यान में रखनी है कि विद्युत सेल यदि पूछा जाए कि उसमें कौन सी ऊर्जा होती है और वो उस ऊर्जा को किस में बदलता है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो रासायनिक ऊर्जा होती है। और किस में बदलता है? तो ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये आपका एक कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब आप लोग को ध्यान रखना है कि सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं। जैसा कि आपने घरों में देखा भी होगा कि जैसे इस तरह की बैटरी ली जाए तो आप दो सिरे देखते होंगे, एक आपका ये सिरा होता होगा, एक आपका नीचे का सिरा, यानी कि इसको हम लोग टर्मिनल भी कह सकते हैं। जैसे कि इस प्रकार की बैटरी में देखें तो आपका ये एक सिरा हो गया और एक ये सिरा हो गया, तो दो सिरे आप देख सकते हैं, जिनमें एक धनात्मक सिरा यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल जिसको हम लोग प्लस से जो है कि डिनोट करते हैं, और दूसरा जो होता है वो ऋणात्मक सिरा होता है यानी कि निगेटिव टर्मिनल, और उसे हम लोग माइनस से जो है कि डिनोट करते हैं। इस तरह से होता है, जैसे कि आप यहाँ बैटरी में देख भी सकते हैं कि ये आपका एक सिरा और ये आपका दूसरा सिरा हो जाता है। तो ये आपका एक सिरा प्लस हो गया, और यहाँ आप देखिए इधर मैंने आपको बताया कि यहाँ ये जो दूसरा सिरा है ये आपका माइनस से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। और यहीं से हम लोग क्या करते हैं, किसी बल्ब को यदि हमको जलाना हो तो इसी प्लस और इसी माइनस टर्मिनल से हम तारों को जो है कि जोड़ते हैं, और इससे में जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और उसी विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल जो है हम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। तो शायद आप इस लाइन को समझ पा रहे होंगे, और विद्युत सेल के बारे में आपकी NCERT क्लास 6 में इतने ही बताया गया है, तो आप शायद इन बातों को समझ रहे हैं, और ये बातें काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। अब हमारा अगला है विद्युत परिपथ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि किस तरह से विद्युत सेल के माध्यम से जो है कि वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ हम लोग विद्युत परिपथ को समझते हैं। तो परिपथ मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि एक तरह से कह सकते हैं कि बिजली का रास्ता है ये। तो यहाँ बोला जा रहा है विद्युत परिपथ, यहाँ तो साफ साफ बोल ही दे रहा है। तो यहाँ हम लोग समझेंगे कि विद्युत सेल के दो सिरों के बीच प्लस तथा माइनस विद्युत धारा प्रवाहित होती है,
और विद्युत धारा के इस संपूर्ण पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि जैसे कि ये बैटरी है और इसमें दो सिरे होते हैं, एक आपका प्लस होता है और एक माइनस होता है। और यदि हमको विद्युत ऊर्जा प्राप्त करनी हो बैटरी से, हम लोग एक तार को प्लस से जोड़ते हैं और एक तार को माइनस से जोड़ते हैं, जो कि एक आपका प्लस होता है और एक माइनस होता है। जैसे कि यहाँ आप इस चित्र के माध्यम से इस विद्युत परिपथ को समझिए कि ये विद्युत परिपथ हम लोग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, ये आपका एक बैटरी का सिंबॉलिक यहाँ दिखाया गया है और ये आपका स्विच का सिंबल है और यहाँ एक बल्ब जो है वो जलाया जा रहा है। तो आप शायद समझ रहे हैं, वैसे विद्युत स्विच के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, यानी कि फिजिक्स की दुनिया में जो है कि स्विच को इस तरह से जो है इंडिकेट, यानी कि संकेत जो है इस तरह से करके दिखाया जाता है। तो यहाँ आप देखिए प्लस टर्मिनल से एक तार जो है वो जोड़ा गया है और एक माइनस से जोड़ा गया है और फिर यहाँ आकर के बल्ब में जो है उस दोनों तारकों को लगाया गया, क्योंकि बल्ब में भी दो टर्मिनल होते हैं, यानी कि दो सिरा होता है, एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है, जो कि आगे हम लोग बल्ब जो हमारा एक सेपरेट टॉपिक है वहाँ हम लोग पढ़ेंगे भी। तो यहाँ से जो है कि प्लस वाले हिस्से से इसमें जो रासायनिक ऊर्जा होती है ये विद्युत ऊर्जा में जो है कि इसको कन्वर्ट करके इधर से भेजता है और यहाँ से फिर इस तरह से यहाँ बल्ब में आता है और ये बल्ब जलता है और फिर यहाँ से फिर वही जो है कि इस तरह से आकर के इधर माइनस वाले से फिर यहाँ आता है और फिर यहाँ से फिर इस तरह से, यानी कि ये आना जाना जो है इसका लगा रहता है। तो हम लोगों को सिर्फ यहाँ ये जो विद्युत परिपथ है इसे समझना है कि आखिर क्या कहते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि रास्ता, यानी कि यहाँ से जो आवेश निकल रहा है, चार्ज जो निकल रहा है, यहाँ से यहाँ तक के पूरे रास्ता जो ये तय कर रहा है और इस पूरे रास्ते को, इस पूरा एक तरह से कह सकते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ बोला जा रहा है कि विद्युत सेल के दो सिरों के बीच विद्युत धारा प्रवाहित होती है और विद्युत धारा के इस संपूर्ण पथ को, यानी कि पूरे पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। तो शायद आप यहाँ विद्युत परिपथ को समझ पा रहे होंगे और ये छोटा छोटा आपका टॉपिक है और बेसिक बातें हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि ये आखिर क्या होता है। तो सिंपल में आप समझ सकते हैं। अब यहाँ हम लोग समझेंगे कि विद्युत बल्ब, क्योंकि ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक आपका जो है कि विद्युत से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण उपकरण हो जाता है। तो इसके बारे में क्वेश्चंस भी पूछा जाता है और आपको यहाँ जो है कि इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ विद्युत बल्ब को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले विद्युत बल्ब के बारे में बताया है कि एक बल्ब में दो टर्मिनल होते हैं, यानी कि जैसे कि बैटरी में दो सिरा था तो यहाँ भी दो सिरा होता है। यदि आपने अपने घरों में गौर किया होगा तो इस प्रकार के जो बल्ब होते हैं, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक इधर सिरा होगा और एक इधर सिरा होगा, तो ये दो सिरे होते हैं। तो यही यहाँ बताया जा रहा है। अब बल्ब के अंदर एक सर्पिल तार होता है जिसे फिलामेंट कहते हैं। अब यहाँ आप गौर कीजिएगा ना, तो यहाँ जो ये बल्ब जलता है, यहाँ इस तरह से आपको एक तार दिखाई देगा, जैसा कि यहाँ इस चित्र में आप देखें तो आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से सर्पिल, यानी कि एक तरह से घुमावदार होता है, यानी कि मुड़ा मुड़ा सा रहता है, तो इसलिए यहाँ सर्पिल बोला जा रहा है। और इसी सर्पिल तार को हम लोग क्या कहते हैं, तो फिलामेंट कहते हैं। तो ये आपका एक महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान रखना है कि बल्ब के किन हिस्सों को हम लोग फिलामेंट कहते हैं। अब बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। तो ये जो फिलामेंट है ये किस धातु का बना होता है, तो ये टंगस्टन धातु का बना होता है। ये भी आपका एक तरह से कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। और सिरों पर दो मोटे तार इस फिलामेंट का समर्थन करते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं सिरों में, यानी कि एक सिरा आपका ये वाला तार हो गया और एक सिरा आपका ये वाला तार हो गया, ये अंदर तक इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है और ये एक तरह से सपोर्ट करता है, समर्थन करता है इस पूरे फिलामेंट को। और ये फिलामेंट किसका बना होता है, तो ये टंगस्टन धातु का बना होता है, जो कि धातु में देखा जाए तो सबसे ये कठोर होता है। अब आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि बल्ब के अंदर ना दो महत्वपूर्ण गैसें जो है वो भरी जाती है। एक आपका हो जाता है आर्गन गैस और दूसरा हो जाता है नाइट्रोजन गैस। और ये आर्गन जो होता है वो 85% होता है अप्रॉक्स, लगभग में माने तो, और नाइट्रोजन जो होता है वो 15% होता है। अब आप लोगों के मन में ये जो है कि क्वेश्चंस आना चाहिए कि आखिर बल्ब के अंदर ये आर्गन और नाइट्रोजन ही क्यों भरी जाती है, कुछ ही अन्य गैस को क्यों नहीं भरी जाती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आर्गन और नाइट्रोजन जो है ये एक अक्रिय गैस है। अब अक्रिय गैस का क्या मतलब होता है, तो अक्रिय गैस वैसे गैस होते हैं जो किसी दूसरे एक तरह से कह सकते हैं गैसों के साथ, दूसरे पदार्थों के साथ जो है कि अभिक्रिया जो है वो किसी प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो इसमें एक तरह से इसीलिए इसको आसानी से जो है कि बल्ब के अंदर जो है वो भरा जाता है। और
जो है कि ये अंदर किसी के साथ भी किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करते, तो बल्ब का जो ये फिलामेंट होता है ये टूटने से बचता है, ये जल्दी टूटता नहीं है और बल्ब जो है वो लंबे समय तक चलता है। यदि आप अन्य गैसों को इसके अंदर भरें, जैसे कि मान लेते हैं कि ऑक्सीजन को भरें, तो ये क्या होगा कि बल्ब का जो ये फिलामेंट होता है इसके साथ क्या करेगा, अभिक्रिया कर लेगा और अभिक्रिया करके ये एक तरह से आग जनित जो है कि विस्फोट कर देगा, तो आपका फिलामेंट टूट जाएगा। फिलामेंट टूट जाएगा तो आपका बल्ब जो है वो फ्यूज हो गया, जैसा कि हम लोग घरों में देखते भी होंगे। तो यही फिलामेंट जो है वो टूट जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि बल्ब जो है हमारा फ्यूज हो गया। तो आप यहाँ समझ पा रहे होंगे कि आर्गन और नाइट्रोजन क्यों भरा जाता है। तो आर्गन नाइट्रोजन जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि अभिक्रियाशील गैसें नहीं है और इसको आसानी से बल्ब के अंदर भरा जाता है और ये फिलामेंट के साथ किसी भी प्रकार का अभिक्रिया नहीं करता है, तो इसलिए आसानी से हमारा बल्ब जो है वो जलता है। यदि अन्य गैसों को हम बल्ब के अंदर भरें तो वो क्या होगा, एक तो फिलामेंट के साथ अभिक्रिया कर सकता है या किसी अन्य और गैस के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है। तो इस तरह से हमारा बल्ब का फिलामेंट जो है वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। तो शायद इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब हमारा अगला जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है हमारा विद्युत स्विच। तो ये बहुत ही कह सकते हैं कि सिंपल है, आप ये स्विच पे ध्यान दे सकते हैं कि इसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। देखिए, मैंने परिपथ आपको पहले ही बता रखा है कि बिजली जो आवेश चार्ज यानी कि बहता है उसी के रास्ते को हम लोग परिपथ कहते हैं। तो स्विच के माध्यम से उसी परिपथ को जोड़ा या तोड़ा जा सकता है। कैसे कि जैसे आपने यहाँ जो है एक तार लगाया है बैटरी से और इधर आपका ये माइनस वाला होता है, यहाँ बल्ब से जुड़ा हुआ है और यहाँ से इधर ये बल्ब से जुड़ा होता है और बीच में आपने एक स्विच लगाया। यदि आपने स्विच को ऑन किया यानी कि आवेश बहने लगेगा, यानी कि परिपथ पूरा होगा और बल्ब जलेगा। और यदि स्विच को आपने ऑफ़ किया तो यानी कि यहाँ जो है कि परिपथ टूट जाएगा, यहाँ से अलग हो जाएगा, यहाँ से आवेश आएगा यहाँ लेकिन आगे नहीं जाएगा तो बल्ब नहीं जलेगा। तो इसलिए स्विच के माध्यम से यहाँ कहा जा रहा है कि ये परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। तो जैसे आप लोग घरों में भी देखते होंगे कि आपको फ़ैन चलाना हो तो आपने स्विच ऑन किया, तो स्विच ऑन किया यानी कि उसमें आवेश आया, पंखा चलने लगा। और यदि आपको फैन को ऑफ़ करना है तो स्विच को आप क्या करते हैं, ऑफ़ करते हैं, यानी कि परिपथ को तोड़ देते हैं, बिजली वहाँ तक नहीं पहुँचती है तो पंखा जो है वो रुक जाती है। तो ये बेसिक बातें जो है वो विद्युत स्विच के बारे में बताई गई है। अब घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तमान यानी कि एक तरह से कह सकते हैं, दीप्तमान का मतलब होता है जलाना, यानी कि जलाने के लिए करते हैं तथा अन्य युक्तियों को चलाने के लिए करते हैं। जैसे कि घरों में आप स्विच का उपयोग किस किस तरीके से करते हैं, यदि आपको बल्ब को जलाना हो या कोई अन्य युक्ति हो जैसे कि फ़ैन हो गया, आपको किसी और युक्ति को चलाना हो, तो इस तरह से हम स्विच के माध्यम से उसे ऑन ऑफ करके इस तरह से चलाते हैं। तो ये आप तो किए ही होंगे, हम तो जान ही रहे हैं। तो अब हमारा अगला जो टॉपिक लास्ट हो जाता है वो है विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक। तो सबसे पहले ये जो विद्युत चालक है इसे समझते हैं। ये भी बहुत आसान है क्योंकि विद्युत यानी कि चार्ज, चालक का मतलब होता है कि जिसमें वो चल सके, यानी कि जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे विद्युत चालक कहलाते हैं। जैसे कि तांबा, चांदी, ये आदि आपका और भी आ जाता है, यानी कि जिसमें विद्युत धारा जो है यानी कि विद्युत जो है वो आसानी से चल सके, उसे हम लोग, उस पदार्थ को हम लोग विद्युत चालक कहेंगे। और ये जो विद्युत रोधक है यानी कि जिसमें विद्युत जो है कि वो आसानी से नहीं चल सके, यानी कि कह सकते हैं कि नहीं ही चलता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत रोधक कहेंगे। और इसमें आपका तांबा, चांदी आ जाएगा और इसमें आपका लकड़ी और रबड़ आ जाएगा। जैसे कि तांबा की हम लोग बात करें तो तांबा एक आपका जो है कि महत्वपूर्ण धातु हो जाता है और ये आपका जो है कि विद्युत का एक तरह से कह सकते हैं कि अच्छा ही चालक होता है। इसमें आसानी से जो है विद्युत जो है वो चल सकता है। इसलिए आप अपने घरों में देखते होंगे कि जो आप तार का प्रयोग करते हैं वो तांबे का ही तार होता है, यानी कि कॉपर का ही होता है। और वैसे देखा जाए तो विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक होता है वो चांदी होता है और चांदी महंगा होता है, तो इसलिए इसका तार जो है अफेटेबल नहीं होता है सबके लिए। तो इसलिए तांबे का जो है कि वो थोड़ा सा सब लोग प्रयोग कर पाते हैं आसानी से। तो ये घरों में हम लोग तांबे के तार का प्रयोग करते हैं और ये विद्युत का चालक होता है। और जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती वे विद्युत रोधक कहलाते हैं। जैसे कि आपका लकड़ी, रबड़, ये सभी जो हैं वो विद्युत रोधक हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि लकड़ी, रबड़, इसमें जो है कि विद्युत धारा आसानी से नहीं चल सकती। आसानी से क्या, इसमें चलता ही नहीं है, तो इसे हम लोग विद्युत रोधक कहते हैं। तो शायद आप इस विद्युत चालक और विद्युत रोधक को समझ गए होंगे। तो हमारा ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को जैसा भी लगे आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और यहाँ से ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। जय हिंद।